Why is there a need to rush into a relationship? वो ये नहीं समझते कि रिलेशनशिप जरूरी क्यों है, उनको लगता है कि बस एग्जिस्ट करने के लिए किसी का साथ होना जरूरी है। 98% ऑफ द टाइम कपल्स के जो इश्यूज हैं वो सॉल्वेबल होते ही नहीं। आपके करियर के लिए आपके कौन से एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट हैं, लोग इंपॉर्टेंट नहीं। आपके पास जब रिलेशनशिप जो है वो एक बैक डोर पे एग्जिस्ट करता है ना, तो वहाँ पे उस चीज की अहमियत नहीं रहती। I think a lot of relationship challenges comes up because communication barrier है। आपको क्या लगता है किस तरह से आप अपने relationship communication को improve कर सकते हैं? रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन जो है ना वो बैकबोन है। डॉक्टर जॉन गॉटमैन है, उन्होंने 4 हॉर्समैन बताए थे: क्रिटिसिज्म, कंटेम्प्ट, स्टोन वॉलिंग और डिफेंसिव। सोशल मीडिया की वजह से काफी राइज हुआ है कल्चर, जैसे हम कल्चर की हम बात करें, रिलेशनशिप कल्चर अमंग्स द स्टडीज टाइम। तो सोशल मीडिया का इसमें आपको क्या लगता है कितना बड़ा रोल है एंड हाउ इट्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर? 85% of the time your environment is shaping your behavior. The only thing that they have in their mind is yes, we need to have a relationship to look cool. बच्चों के dilemmas हैं related to physical dimension, sexual intimacy, romantic intimacy. What are the few basic steps अपने रिलेशनशिप को एक सेफ एरिया में पार्क कर सकते हैं? अगर रिलेशनशिप में इमोशनल अग्रीमेंट, इमोशनल एंडोर्समेंट या इमोशनल एक्सेप्टेंस भी आ जाए तो भी इन कॉन्फ्लिक्ट में आप कमी देख सकते हैं। एक्सेप्ट द डिफरेंसेस एंड प्रमोट सिमिलैरिटीज। दिस इज द ओनली वे टू रिलेशनशिप एनहांसमेंट। किस तरह से एक रिलेशनशिप के अंदर एक इंडिविजुअल ने एंगर पर काम करे और उसको बेहतर कर सके? कि रिलेशनशिप में ज्यादातर कंटेम्प्ट इज द कॉज ऑफ एंगर। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स, ठीक है? आप डिफेंसिव नहीं हो, एक्सेप्ट करें और दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखें। दीन जितना थेरेप्यूटिक है उतनी थेरेप्यूटिक कोई और आपकी लाइफ की डोमेन नहीं है। वेस्ट के फैक्टर्स में, यहाँ के फैक्टर्स में हम किन पैटर्न्स को देख रहे हैं? मसला हमारा फैमिली सिस्टम है। इनफिडेलिटी इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर जो कि लीड कर रहा है डिवोर्सेस को। मेरा पार्टनर है ना, मुझे वो आज भी उस हैंड साइड से देख रहा है, जबकि मैं चेंज हो गया हूँ, लेकिन वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। शी लैक्स ट्रस्ट, ठीक है? शी इज स्कैर्ड। Thank you so much, Wazia, for showing up in this podcast series. I would like to start कि आपकी साइकोलॉजिकल जर्नी क्या रही? आप जब इस फील्ड में आई तो आपने कहाँ से शुरू किया और आज आप कहाँ पर हैं? First of all, thank you so much for having me, Samad. Well, that's very tricky and very, very sensitive question. Start मैंने कहाँ से किया? Because initially psychology को, if I date it back to like आज से 15 साल पहले की आप बात कर लें कि साइकोलॉजी की अवेयरनेस बस इतनी थी कि आपने बीए में साइकोलॉजी का एक कोर्स कर लिया, ऐसे ही? और उसमें भी लोग कहते थे कि हाँ जी हमने इतना पढ़ लिया है कि हमें समझ बूझ है। मेरा जर्नी बहुत टफ इसलिए रहा कि आई वॉज अ बिजनेस ग्रेजुएट and I didn't have any background in psychology, but suddenly I chose to be a psychologist, and then I had to face a backlash from my family as well. Okay, this is not what you were supposed to do because everybody is doing their, choosing their profession in excellence. कि क्या मिल जाएगा psychology पढ़ के और क्या कर लोगी? और एक जो बहुत बड़ा stereotypical statement हमें सुनने को मिलता है कि खुद भी पागल हो जाओगी। सो दैट्स व्हाट आई हर्ड अ लॉट शुरू से ही। मुझे इसलिए थोड़ा सा टफ टाइम मिला क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना पड़ा जस्ट टू हैव अ साउंड बैकग्राउंड, बट देन अगेन ड्यू टू माई इंटरेस्ट मैंने उस चीज़ को कवर कर लिया। इंटर्नशिप्स से लेकर आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस तक, आपके हाउस जॉब्स तक, आपके क्लिनिकल आवर्स तक, डिसर्टेशन तक, आपको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है जिसमें if you are going to take data from an organization तो first of all they ask you for your entire work, जिसमें उनकी कोई प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है नहीं, आपको वो उनको पूरा बताना पड़ता है। तो एक वो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है आपकी स्टडी की भी। फिर आई थिंक जो टफ टाइम हमें यहाँ मिलता है बिकॉज ऑफ दी सोसाइटल फैक्टर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हम थेरेपी सेशंस लेते हैं तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि सिर्फ बातें करने से क्या होता है, बातें करने से कौन ठीक होता है। सो इसको बहुत टाइम लगा और इस चीज़ के एक्सेप्टेंस में अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ आई सी द सीन, अभी जो सोशल सिनारियोज़ में देख रही हूँ कि आजकल पेरेंट्स खुद लेकर आते हैं, अपने छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, 4 साल 5 साल के बच्चों को भी लेकर आते हैं कि जी थोड़ा ज़िद्दी हो गया है और थोड़ा गुस्सा करता है और बात नहीं मानता है। बट आज से पहले पेरेंट्स को ये बताना कि मसला बच्चे में नहीं आप में नहीं है, वो बड़ी रेजिस्टेंस है। फैमिलीज़ को ये बताना कि येस इफ अ पर्सन हैज़ स्किज़ोफ्रेनिया, उसकी शादी करने से वो ठीक नहीं होगा, ठीक है, एक बड़ा ये मिसकंसेप्शन है। तो प्रैक्टिस में भी आपको बहुत सारी मुश्किलात हैं और स्ट्रक्चरल भी, प्रोग्राम वाइज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है।
ब्रिलियंट। जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर साइकोलॉजिकली लोग फेस कर रहे हैं। सिंस यू रियली स्पेशलाइज रिलेशनशिप काउंसलिंग, रिलेशनशिप कोचिंग, इट्स आर वेरी टू डिफरेंट डोमेन्स। पहले तो मुझे आप ये समझाएं कि काउंसलिंग और कोचिंग में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, कोचिंग में इट्स जस्ट के यू गिव देम इनसाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो आप कोचिंग ले सकते हैं इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव, ठीक है। काउंसलिंग वहाँ आ जाती है जहाँ पे देयर इज़ एन इशू और आपको वहाँ पे कोई सजेस्टिव आपको रिफॉर्म चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि दे ट्राई टू सीक, वो एक साइको एजुकेटिव प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। और रिलेशनशिप कोचिंग में ये है कि आप बेसिकली उन लोगों को भी कोच कर रहे होते हो जो अभी रिलेशनशिप में नहीं है बट दे आर ट्राइंग टू सीक अ रिलेशनशिप, और वो चाह रहे हैं कि वो अपनी चीज़ों को बेहतर कर लें, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। अब ये देखने में आया है कि एक प्री मैरिटल काउंसलिंग या रिलेशनशिप कोचिंग जो है वो लोग जो है वो अप्रोच करते हैं उसके लिए। तो बेसिकली फ़र्क ये है कि वन इज साइको एजुकेटिव एंड वन इज सजेस्टिव। अच्छा, वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे मिलेनियल्स बहुत ज़्यादा तादाद में, यंगस्टर्स बहुत यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंड इवन कॉलेजेस के अंदर, जब वो यूनिवर्सिटी लाइफ और कॉलेज लाइफ में जा रहे होते हैं उनके वो क्रशेस डेवलप हो रहे होते हैं एंड समहाउ कुछ अरसे के बाद जब वो रिलेशनशिप में डेवलप होते हैं और रिलेशनशिप वो सेटबैक और ब्रेकअप होता है तो वो एक सैड म्यूजिक और वो थेरेपी और काउंसलिंग की तरफ जा रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि हाउ टू कोप अप विद दिस थिंग? बहुत ज़्यादा सवाल लोग पूछ रहे होते हैं यंग एज के अंदर कि जब उनकी एक इंटरनल एक इफेक्शन बिल्ड हो जाती है एक्सटर्नली एंड समहाउ वो उससे फिर उकता जाते हैं, उसको नहीं निकाल पा रहे होते। सो हाउ डू यू डील विद दिस? इसका तो बहुत बहुत ज़्यादा इसका इन डेप्थ एक मैं कह सकती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। वन थिंग दैट आई सी राइट नाउ इज़ दैट कि व्हाई इज़ देयर अ नीड टू रश इनटू अ रिलेशनशिप, और क्या क्या सोसाइटल फैक्टर ऐसा है जो लोगों को पुश कर रहा है दैट दे रियली नीड टू बी विद समवन। पहले ये चीज़ें नहीं थी, या शायद पहले सोशल फैक्टर्स ये थे कि जहाँ वालिदैन ने करा दी वहाँ शादी भी कर ली, कुछ रिलेशनशिप। और ऐसा नहीं है कि पहले भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या नहीं होते थे। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं उतना ज़्यादा आप देखें कि देयर इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या जहाँ पर आपकी मैरिटल इनफिडेलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लाइक मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ तो ज़्यादातर मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेट्स और इन लोगों की बात भी कर रही हूँ कि जहाँ पर यही मसले होते हैं कि जी इनफिडेलिटी के केसेस हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। आप के पास जब रिलेशनशिप जो है वो एक बैक डोर पे एग्जिस्ट करता है ना, तो वहाँ पे उस चीज़ की अहमियत नहीं रहती। अभी आपने मिलेनियल्स की बात की, तो उनके साथ सबसे बड़ा इशू यही है कि वो ये नहीं समझते कि रिलेशनशिप ज़रूरी क्यों है। उनको लगता है कि बस एग्जिस्ट करने के लिए किसी का साथ होना ज़रूरी है। मतलब अगर यूनिवर्सिटी में एक बच्चा है, अगर वो 2 बच्चियों के साथ नज़र नहीं आएगा तो शायद उसकी वर्थ नहीं है। सो इट गोज़ बैक टू योर कंडीशंस ऑफ सेल्फ वर्थ। मैंने अपनी सेल्फ वर्थ डिफ़ाइन कैसे की, ठीक है। मुझे क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि मेरे साथ एक इंसान का होना ज़रूरी है ताकि मैं अच्छी दिखूं या अच्छा लगूं। फिर ऐसे कौन से मेरे अटैचमेंट इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से शायद मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। अटैचमेंट इश्यूज़, इस पे बहुत बड़ी रिसर्चेस हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो रिलेशनशिप में आते हैं। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक फ्रेज़ है जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जो अडल्ट रिलेशनशिप हैं बेसिकली वो ऑर्गेनोग्राम होता है आपकी चाइल्डहुड के अटैचमेंट पैटर्न्स का। अगर मैं इनसिक्योर रही हूँ चाइल्डहुड में और मैंने ये देखा है कि मुझे अप्रूवल चाहिए, तो मैं एक इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के साथ आ गई हूँ और मुझे अपने पार्टनर से वैलिडेशन चाहिए। मुझे हर वक्त वैलिडेशन चाहिए, तो मैं अगर किसी अवॉइडेंट स्टाइल में चली गई हूँ या मैं एंशियस अटैचमेंट स्टाइल में चली गई हूँ, तो ये तमाम चीज़ें लेटर ऑन एडल्टहुड में एग्जिबिट हो रही होती हैं। अभी के जो मिलेनियल्स हैं डेफिनेटली उनको रेज किसने किया, वो एक अलग जनरेशन है। उनके जितने जनरेशनल ट्रॉमास थे ना वो सारे जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आजकल के बच्चों में, और वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। एंड द इजी सोल्यूशन इज़ दैट तू नहीं और सही और नहीं और सही। तो वो एक स्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप के बारे में जो एक वो अपनी इंसाइट है वो भी आजकल बच्चों के पास नहीं है। यही वजह है कि वो उनको यही नहीं पता कि उन्होंने किसी के साथ रहना क्यों है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करना है और किसी चीज़ को आगे कैसे प्रोपोगेट करना है, इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। ये आजकल टर्म्स बहुत हैं कि फ़लाना टाइप का रिलेशनशिप है, ये वाली रिलेशनशिप है, कोई हम सिर्फ डेटिंग कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस कल्चर? उनको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस का भी नहीं पता है। अच्छा, आई पर्सनली थिंक बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, मेट अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे यंगस्टर्स को ट्रेन करने का इत्तेफाक हुआ, बहुत सारे लोगों से मिला, स्पेशली यंगस्टर्स मिलेनियल्स के साथ। मैंने देखा कि सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है
मतलब वो जब वो देख रहे होते हैं वो एक somehow एक कंपैरिजन पैराडाइम में रहते हैं। वो देखते हैं कि उसके साथ कोई ना कोई अफेयर है। एक ज़माने में फेसबुक ने भी ऑप्शन दिया था, नो सिंगल कमिटेड एंड ऑल दैट स्टफ। सो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी राइज हुआ ये कल्चर। जैसे हम कल्चर की हम बात करें, रिलेशनशिप कल्चर अमंग्स द स्टडीज टाइम, मतलब आप पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गए थे, आप काम करने के लिए यूनिवर्सिटी गए थे, आप सीखने के लिए गए थे। एट दैट टाइम यू शुड बी मोर फोकस ऑन योर करियर, और अपनी प्रायोरिटीज छोड़ के ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं जहाँ आपकी एनर्जी, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। सो सोशल मीडिया का इसमें आपको क्या लगता है कितना बड़ा रोल है, हाउ इट्स इन्फ्लुएंसिंग human behavior? I think 85% of the time your environment is shaping your behavior. अगर हम shaping की बात करें, वो आज से पहले जो Pavlov ने conditioning के experiment कर लिए थे कहीं, वो क्लासिकल साइकोलॉजी में आते हैं, बट हम लोगों ने उसको बहुत डिस्कार्ड कर दिया है। हम ये नहीं समझते कि हम वैसे ही इंसान हैं, हमारा वही बिहेवियर, हम कंडीशन हो रहे हैं। मैंने आपको भी कहा ना कि जो कंडीशन ऑफ वर्थ हैं वो मेरी सोसाइटी ने डाली है। मतलब फेसबुक पे अगर आप रिलेशनशिप स्टेटस नहीं दिखा रहे तो फिर मसला है, क्योंकि बाकी सब लोगों को पता होना चाहिए कि आप सिंगल हैं, या आप कमिटेड हैं तो आपकी हर पोस्ट में पता होना चाहिए कि आपके फियांसी ने आपको कितना इनकरेज किया, कितना चेरिश किया, क्या दिया क्या नहीं दिया। और फिर अपने डिवोर्स स्टेटस को डिस्क्लोज ना करना भी एक आपके लिए एम्बैरेसिंग फैक्टर है। तो ये तो सोसाइटी के पैरामीटर्स हैं जो उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं। अब कंडीशन ऑफ वर्थ यहीं से आई कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सिंगल और मैं अकेले भी काम कर रही हूँ, तो 2-4 लोग मुझसे भी आके पूछ रहे हैं कि जी आपको अभी तक 4 साल हो गए, आपका कोई दोस्त नहीं बना, क्या ज़रूरी था? ठीक है। या फिर खानदान वाले भी कह देते हैं कि हाँ अब यूनिवर्सिटी जा रही है बच्ची तो ज़रूर वहीं से रिश्ता भी ढूंढ के लेकर आएगी। तो ये एक सोशल फैक्टर है जो कि बच्चों को भी पुश कर रहा है कि अगर उसने यूनिवर्सिटी जाना है तो इसलिए जाना है। वेरी सैड कि मैं अक्सर अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि MBBS क्वालिफाइड बच्चियाँ, लड़कियाँ, और मैं जब पेरेंट्स से पूछती हूँ कि इनका तो ये पैशन ही नहीं था, वो फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी, आपने क्यों? क्योंकि रिश्ता अच्छा मिलेगा। ठीक है। सोसाइटी ने ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, मर्द हजरात के लिए भी है कि आप तभी वर्दी हैं जब आपको किसी एक इंसान ने बहुत अप्रिशिएट कर दिया, या यू गेट द नज और द बम्प दैट यू वांटेड टू हैव इन सोसाइटी। लेकिन ये चीज़ भी मीडिया ने डाली। आप देखें कि हमारे एड्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी दिखाई हुई, उसमें ग्रुप्स में बच्चे बैठे हुए, कहीं किसी को नहीं दिखाया हुआ। फिर जी फ्रेंडशिप्स को प्रमोट करने के लिए वो यार है तो पार है और फलानी चीज़, मतलब ठीक है एक हद तक आपकी, हमने फ्रेंडशिप्स को एम्फेसाइज नहीं कर रहे, हम फिर बहुत सुपरफिशियल किस्म के रिलेशनशिप्स को एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो यही चीज़ फिर बच्चों में आती है। 80% ऑफ द टाइम बच्चा यूनिवर्सिटी में कितना टाइम रहता है, घर में कितना रहता है, मतलब सुबह जाएगा शाम 5 बजे आएगा, फिर उसको दोस्तों के पास जाना है, फिर डेटिंग कल्चर डेवलप हो गया, फिर आपकी आउटिंग हो गई है, तो फैमिली नॉर्म्स नहीं है। इसलिए बच्चों को शायद फैमिली की इंपॉर्टेंस का नहीं पता, फैमिली स्ट्रक्चर का नहीं पता। द ओनली थिंग दैट दे हैव इन देयर माइंड इज यस वी नीड टू हैव अ रिलेशनशिप टू लुक कूल और टू सस्टेन दिस 4 और 5 years, जहाँ हमें मे बी हमने चिल करना है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी होता है, उसको कैसे लेके जाना है, वो चीज़ सैडली हमारे सोशल मीडिया ने भी डेवलप नहीं की। जहाँ नेटफ्लिक्स पे ट्यूसडेज फ्राइडेज करके कोई एक सीरीज़ है जो कि मुझे नहीं पता था, मुझे बड़ा वो होता है कि जब मैं प्रैक्टिस करती तो वन ऑफ माई क्लाइंट, शी वॉज 25 years old गर्ल, और उसने कहा कि जी मैंने वो देखी और इट वॉज अ नाइस कॉन्सेप्ट कि यू कैन हैव अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ओनली ऑन अ सर्टेन डेज ऑफ अ वीक। और वो बच्चों में मैंने देखा कि जब मैंने बाद में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखा तो वो उसकी रेटिंग क्या आ रही थी, वो टॉप 10 में पाकिस्तान में वो उस वक्त हो रही थी। फिर बच्चों के डिलेमाज हैं related to physical dimension, sexual intimacy, romantic intimacy, वो सारी चीज़ें उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं की, उन्होंने मीडिया से देखी, मीडिया से सीखी और वो गलत सीखी। तो ये वजह है, और मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक 80% ऑफ द टाइम अब क्यों हमें ज़रूरत पेश आ रही है कि हम कोचिंग कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को कि बच्चों को वेलनेस के प्रोग्राम्स में डाला जाए, उनको बताएं, एडल्ट एफिकेसी के प्रोग्राम में डाला जाए। यही वजह है, क्योंकि वो एक गलत चीज़ एक सही प्लेटफॉर्म से भी लेकिन गलत तरीके से प्रमोट हुई है, तो हमें उसको भी ज़रूर देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ लाइक अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि आपके पास साइकोलॉजिस्ट आता है, क्योंकि बहुत से केसेस भी आते होंगे कि एक बच्ची है जो कि यूनिवर्सिटी, एक लड़का जो यूनिवर्सिटी में गया अपनी तालीम के लिए और तालीम के साथ वो एक एक्स्ट्रा अफेयर में इंडल्ज हो गया एंड समहाउ
आखिरी सेमेस्टर में उसको एक धचका लगता है कि भाई इट्स नॉट हैपनिंग एनी मोर, एंड वो भाई साहब एक ट्रॉमा में चले जाते हैं. सो ऐसे इंडिविजुअल केसेस पर आप क्या रिकमेंडेशन, दिस इज़ वेरी कॉमन केस यू नो, मतलब 3-4 साल का रिलेशन था, उसके बाद अब वो उन्होंने मना कर दिया. मोस्टली लड़कों की तरफ से ज़्यादा हो रहा है, ख़वातीन उसको लड़कियाँ जो वो ज़्यादा फेस कर रही होती है, वो एक साइड बैक में चली जाती हैं, क्योंकि औरत में आई थिंक ख़वातीन में इमोशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज फार आई नो. सो इस हवाले से आप क्या एडवाइस करेंगे, बिकॉज वन ऑफ द रीज़न वी वांट टू डू द पॉडकास्ट इज दैट कि बिकॉज अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स आई नो जो कि काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो उस तरफ जा नहीं पाते, सो दे सीक सच कंटेंट, दे सीक सच आंसर्स, वैलिडेशन कि हम क्या करें, हम किस तरह से बाहर आए. अच्छा, अब तो खैर ये तो आपने बात बताई कि वो एंड टाइम पे पता चलता है. अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो आउटसाइड पे कह देते हैं कि देखो दिस इज नॉट सीरियस, और सिर्फ 4 साल के लिए यहाँ से हम जाएंगे तो वील पार्ट आवर वेज. ये भी एक बड़ी सैड रियलिटी है. लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि व्हाई डू पीपल रश इनटू और जंप इनटू रिलेशनशिप्स व्हेन एज सून एज दे एंटर यूनिवर्सिटी, तो उसके बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं. लेकिन जो मैंने आपको बहुत कॉमन चीज़ बताई कि जो लोग अपनी थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो ये कि आप बच्चों को जो करियर काउंसलिंग होती है वहाँ पे भी वो लैक कर रहे होते हैं. करियर इंपॉर्टेंट क्यों है उसका पता नहीं है, लेकिन हाँ एक डिग्री चाहिए, BS कर लेना चाहिए. अब जाहिर सी बात है जिस करियर में भी आपका दिल नहीं लग रहा, वहाँ आप कोई और चीज़ ज़रूर ढूंढेंगे अपना दिल लगाने के लिए. पहली चीज़ तो ये कि आपकी वहीं रूट्स वहीं पे नहीं डेवलप हुई. दूसरी चीज़ अगैन जैसे मैंने कहा कि बाज़ लोग एस्केप चाहते हैं अपने मे बी फैमिली ट्रॉमा से, और उनको बाहर एक अच्छा पार्टनर या अच्छा साथी चाहिए होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्या ये नीड किसी अच्छे फ्रेंड से ही पूरी हो सकती है, या उसके लिए एक सुपरफिशियल सा हमें एक रोमांटिक अटैचमेंट ज़रूरी है. फिर एक सब्जेक्टिव फैक्टर ये है कि हर किसी के लिए ये मेरे ख्याल में अगर मैं देखूं तो किसी के लिए चीज़ 50% इंपॉर्टेंट हो जाए, किसी के लिए 10% है कि यस कोई पार्टनर होना चाहिए. बाज़ लोग उसके बगैर ऑपरेट करते हैं और वो बेचारे सिंगल आउट हो जाते हैं. अब जो उनको टैबू कर दिया जाता है, चलिए मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूंगी. ड्यूरिंग माय एंटायर यूनिवर्सिटी लाइफ अगर मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है या मैं किसी को डेट नहीं कर रही, तो मे बी आई एम अ टॉपिक फॉर कॉन्वर्जेशन के ओह इसने तो अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, इसका तो कोई दोस्त ही नहीं था. तो ठीक है, दोस्त के बगैर भी मेरा काम चल गया, मेरे करियर के लिए मेरा दोस्त इंपॉर्टेंट या मेरा रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं था. बच्चों को इस चीज़ की भी अवेयरनेस नहीं है कि आपके करियर के लिए आपके कौन से एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट हैं. लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सेल्फ इमेज इंपॉर्टेंट है, आपका सेल्फ इस्टीम इंपॉर्टेंट है. व्हाई डू पीपल जंप इन रिलेशनशिप इज बिकॉज मेरी अपनी कोई सेल्फ इस्टीम ही नहीं है. मुझे एक लड़के ने वैलिडेशन दे दी है तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई हूँ. मुझे एक लड़की ने कह दिया कि नहीं यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, तुम्हारे घर वाले तो मैं नहीं समझते, मैं समझती हूँ, तो वो बच्चा जो है वो फौरन से उधर ही इंक्लाइन हो जाता है. सेल्फ एस्टीम सबसे पहले इस जनरेशन की बहुत डैमेज है. इनको पता ही नहीं उन्होंने करना क्या है. ये एक बहुत मेजर फैक्टर है. और इसी सेल्फ एस्टीम के लो होने की वजह से एक्सटर्नल वैलिडेशन को सीख करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, मैंने आज तक जितने बच्चों को देखा उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मुझे तो वो बताता था कि मैं कितनी अच्छी हूँ. तो और उस वैलिडेशन के चक्कर में आपने अपने 5 साल ज़ाया कर दिए, और फिर उसी बंदे ने आपको कहा कि नहीं तुम मेरे लिए तो अच्छी हो लेकिन मेरी घर वालों के लिए अच्छी नहीं हो, तो इसलिए हम आगे नहीं चल सकते. तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं उस डिप्रेसिव एपिसोड का कि वो बच्ची कितना शैटर करेगी, और वो करियर वहीं रह जाता है. 3 साल उसको रिकवर करने में लगते हैं डिफरेंट वर्जन ऑफ थेरेपीज दे लेके. शुरू में ही अगर घर से बच्चियों की सेल्फ एस्टीम डेवलप हुई भी हो ना, लेकिन हमारा माशरा भी ये कहता है एज सून एज बच्ची यूनिवर्सिटी में एंटर हो गई है. मैंने बहुत ऐसे रेयर केसेस भी सुने जहाँ एक बच्ची ने मुझे कंप्लेन किया कि मैंने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मैं मदर कोटेड अ सर्टेन यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे तो ढंग के लड़के भी नहीं हैं, तो इधर चली जाओ तो कम से कम साल के बाद तुम्हें इंजीनियर तो मिल जाएगा. तो जब बच्चियाँ इस पर्सपेक्टिव से एंटर हो रही हैं, और नो डाउट माओं के ऊपर भी रिश्तों का एक प्रेशर है, लेकिन मैं कभी कभार ये समझती हूँ, बल्कि 80% ऑफ द टाइम जब मैं बच्चों के सेशन ले रही हूँ मैं समझती हूँ इनके माँ बाप के सेशन होने चाहिए. पेरेंटल काउंसलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू टेल योर चाइल्ड कि आप यूनिवर्सिटी किस लिए जा रहे हैं, हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप अपना शौहर या अपनी बीवी ढूंढ के लाएंगे, आप एक डिग्री लेकर आएंगे. फिर बच्चे जो अटैचमेंट स्टाइल है, अब आप अंदाज़ा लगाएं जब इस कंडीशन ऑफ वर्थ के साथ बच्चा यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहा है तो क्या अटैचमेंट स्टाइल होगा उसका. क्या ये वैलिडेशन उसने अपने माँ बाप से नहीं ढूंढी होगी? क्या वो बहुत हद तक रोजाना ये नहीं देखता होगा कि यार मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं हूँ, तुम ये कर लोगे तो अच्छे कहलाओगे, तुमने ये किया तो तुम अच्छे बेटे हो, तुम अच्छी बेटी हो. तो ये जो कंडीशंस ऑफ वर्थ हैं
लो सेल्फ एस्टीम है, ये घर से आती है। अटैचमेंट स्टाइल है, मैंने देख लिया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत निगलेक्ट किया है, तो मेरा अटैचमेंट स्टाइल ही बड़ा अवॉइडेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैंने कांस्टेंट रीअश्योरेंस ले लेके, मैंने ऐसे बच्चे भी जो बचपन में चलते फिरते माँ बाप से पूछते हैं कि आप ठीक हैं, मैं ठीक कर रही हूँ, वो बड़े होके फिर क्या करेंगे, वो कहीं सर्वाइवल के लिए एक ज़रूर एक ऐसा अपना, बेशक वो तिनके वाला सहारा ही ढूंढेंगे जो शायद उन्हें हर प्रेजेंटेशन के बाद में भी कहे कि नहीं नहीं यू डिड बेटर। मैं कहती हूँ मेन सोर्स और सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ डिस्टर्ब रिलेशनशिप पैटर्न्स। यूजली देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली हमारे यहाँ 2 पार्ट्स हैं, एक तो पुल के इस तरफ है और एक पुल के उस तरफ है। सही में भी एक बहुत अच्छी एक एकेडमिक हेड हैं उनकी, क्योंकि मल्टीपल कैंपसेस हैं, पुल के इस तरफ भी हैं और कुछ पुल के उस तरफ भी हैं। तो पुल के उस तरफ जो हमारे कॉलेजेस हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इदारे हैं, उनके चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा हैं निस्बतन पुल के इस तरफ वाले लोगों के, जो स्टूडेंट्स के। हाउ डू यू सी दिस, मतलब क्या वजह कि वहाँ उस तरफ चैलेंजेस ज़्यादा और यहाँ चैलेंजेस कम है, क्या फैक्टर्स आपको नज़र आते हैं? कम ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, मैं अगर पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि चैलेंजेस कम हो बेश की उसकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी उतनी ही है फ्रीक्वेंसी, लेकिन शायद वो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। जैसे अगर जो उस तरफ आप बात करें, जो वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसमें पॉवर्टी, पेरेंट्स का एजुकेटेड ना होना, आपका एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फैमिली सेटअप होना जिसमें बहुत इमोशनल एनमेशमेंट है, और रिसर्चेस भी यही कहती हैं कि आपकी जो हाई इमोशन एनमेशमेंट होती है वो बहुत हद तक आगे जाके आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देती है। जो इस तरफ हैं वो उनके यहाँ भी यही है कि उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं, उनका निगलेक्ट इस कदर है कि आगे जाके वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी दोनों तरफ एक ही जैसी है। मैं अगर अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो मेरे पास मेरे ख्याल में इक्वल शेयर आता है एक सर्टेन क्लास का, जिसको हम अपर मिडल या अपर क्लास कह सकते हैं, और लोअर क्लास का भी ऐसे ही आता है, मतलब एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बेस पे मैं कह रही हूँ। तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही है, लेकिन हाँ कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स की जो नेचर है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग। मेक सेंस। रिलेशनशिप्स के अंदर कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। Usually I think a lot of relationship challenges comes up because communication barrier है। Since I'm a communication specialist and I realize कि हमारे लोगों ने communication पे invest ही नहीं किया, और आप उस एरिया से रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिस एरिया पे आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो ऑटोमेटिकली आप कम्युनिकेशन में बहुत सारे एरर्स कर रहे होते हैं, बैरियर्स आ रहे होते हैं, आप सामने वाले की साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे होते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन जो है ना वो बैकबोन है। मुझे अभी भी याद है कि जब शुरू में हम लोग ट्रांजैक्शन एनालिसिस की एक टर्म यूज़ करते थे थेरेपी में, और ये बुक है ट्रांजैक्शन एनालिसिस की, तो उसमें ऑथर ये कहते हैं कि आपके 4 कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, जहाँ पर वो एक आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, ओके आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। तो इस तरह करके उन्होंने बताया, बट लोगों को शायद वो फिर भी समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत ही थेरेप्यूटिक एवेन्यू हो गया। रिसर्च एविडेंस की बात करूंगी, डॉक्टर जॉन गॉटमैन है, ठीक है, और ही इज़ अ पायनियर इन कपल्स काउंसलिंग एंड मैरिटल थेरेपी। और उन्होंने और उनकी बेगम ने, डॉक्टर जूली गॉटमैन ने, एक लव लैब के नाम से एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और उन्होंने रिक्रूट किए 97,000 US मैरिड कपल्स। और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी रिसर्च में बड़ा अमेजिंगली वो बताते हैं कि अगर वो एक साइलेंट वीडियो देखें ना कपल की, तो दे कैन प्रेडिक्ट द डाइवोर्स। अब साइलेंट वीडियो में क्या कम्युनिकेशन पैटर्न है, और बहुत इंटरेस्टिंग उनकी रिसर्च है, और उसमें सबसे उन्होंने 4 हॉर्समैन बता दिए हैं किसी भी रिलेशनशिप के डिटेरियोरेट होने के। और उसमें वो कहते हैं कि अगर आप कम्युनिकेशन में, वो चाहे वो वर्बल नहीं भी है, आप उनकी साइलेंट वीडियो देख के बता सकते हैं। और उन्होंने बड़ी मज़े की एक बात बताई कि दे मेक कपल्स सिट फेस टू फेस, और कहते हैं कि आप कुछ नहीं बोलें, थोड़ी देर के बाद वन ऑफ द स्पाउस अगर उसका माउथ अपसाइड हो जाता है ऐसे करके भी अपने स्पाउस की तरफ, तो दैट शोज कंटेम्प्ट, ठीक है, दैट द पर्सन इज अटेम्प्टिंग टू टू डू अ कंटेम्प्ट, ये इस तरह की बात है। तो उन्होंने 4 हॉर्समैन बताए थे, क्रिटिसिज्म, कंटेम्प्ट, स्टोन वॉलिंग और डिफेंसिवनेस। और ये चारों तभी आते हैं जब आपके कम्युनिकेशन पैटर्न ठीक नहीं है। इफ अ पर्सन इज कंप्लेनिंग टू हिज और हर स्पाउस अबाउट अ सर्टेन इशू, और वो स्वीपिंग दी डस्ट अंडर दी रग वाली बात हो रही है, तो दिस इज कंटेम्प्ट। आप अपने पार्टनर की कदर नहीं कर रहे, और आप जो से कह रहे हो कि उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है।
और फिर जो साइलेंट पैसिव एग्रेसिव टोन में आप एक बात कह देते हैं, वो बात शायद आप अच्छे तरीके से भी कर सकते थे, तो क्रिटिसिज्म, वो अदर पर्सन, दूसरा पर्सन क्या करेगा, वो डिफेंसिव हो जाएगा, वो अपनी नीड्स बताना बंद कर देगा आपको, ठीक है, या आप उसको उसकी अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो वो डिफेंसिव हो जाएगा. एंड द लास्ट स्टेप इज स्टोन वॉलिंग. लोग एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, दे को एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इन द रिलेशनशिप. तो कम्युनिकेशन इज दी बैकबोन. और उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले यही है कि आप अपना पैटर्न देखें कि जनरली आप नॉर्मली अपने लोगों से, अपनी फैमिली से, जैसे मैंने भी बात की ना कि ये हाई इमोशनल एक्सप्रेसिव फैमिलीज जो होती हैं, आगे चल के उसमें से स्किज़ोफ्रेनिक बच्चे निकलते हैं. यानी छोटी सी चीज़ पे भी इतना बड़ा वबाल फैमिलीज कर देती हैं. यानी अगर बच्चे ने गलती कर दी तो माँ ने कहना है ठहरो तुम्हारे अब्बू आते हैं तो बताते हैं. अब जॉइंट फैमिली है तो दादी को ही पता है वो बात, फुप्पो को ही पता है वो बात. तो वो जो इन्वेस्टमेंट है और हाई एक्सप्रेस इमोशंस है ना, ये फिर बच्चे को डिफेंसिवनेस की तरफ ले आते हैं. होता क्या है, अल्टीमेटली द चाइल्ड ग्रोज अप. अब उसने वो एक पैटर्न बना लिया है, वो बात करेगा तो उस सिवाय तंज करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, क्रिटिसिज्म. और वो तब तक उसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा जब तक वो रिलेशनशिप में नहीं आ रहा. अगेन योर रिलेशनशिप इज अ प्रेडिक्टर, इट्स अ रिफ्लेक्शन. तो वो जो कम्युनिकेशन है, आप सबसे पहले उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं. यस, whenever we teach, we try to teach or counsel, हम ये सबसे पहले बताते हैं कि जस्ट एक इंसाइट होनी चाहिए. क्या आप प्री कंटेम्पलेशन स्टेज पे तो नहीं है, आप कंटेम्पलेट भी कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है भी कि नहीं. अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सैडली इस माशरे में मर्द हजरात है ना, सेशन में बैठे हुए हैं और मैं उनसे बात करते कहते हैं इसको समझाएं, ये ऐसे बात करती है, मेरे अंदर तो खराबी ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि कोई डिफेंसिव हो चुके हैं. ठीक, अब सबसे पहले उनको ये अवेयरनेस देनी पड़ती है कि यस, इट्स अ टू वे प्रोसेस. वन इज द रिसीवर, वन इज द सेंडर, एंड देयर हैज टू हैव अ फीडबैक. तो वो फीडबैक यही है, मेरे सामने बिल्कुल एक्सपीरियंशियली आ रहा है, तो ऐसा कैसे कि प्रॉब्लम सिर्फ एक बंदे में. ठीक है, प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो रहा. पहले ये इनसाइट देनी पड़ती है कि आप कि कहाँ पे लैकिंग है, आपका ट्रांजैक्शनल स्टाइल क्या है, इंटरेक्शनल स्टाइल क्या है, वो हम रोल पे भी करा के देख लेते हैं. तो सबसे पहले अवेयरनेस, अ डीपर इनसाइट, देन विलिंगनेस टू चेंज. ठीक है, जिसका मैं कह रही हूँ कि इफ यू आर एट कंटेम्पलेशन स्टेज ओनली देन यू विल सी कि यस, क्या ये मैं करना भी है, कितना मुझे करना है, कितना मेरे पार्टनर को नीड है. एक बड़ा अजीब सा मैं समझती हूँ कि एक डायनामिक्स है यहाँ पर. ये कपल्स काउंसलिंग की जिम्मेदारी भी सिर्फ खवातीन पर, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं. दैट्स अ टेबू जो कि उनके साथ अटैच हो गया है. खवातीन इमोशनल नहीं होती हैं, खवातीन इमोशंस को एक्सप्रेस ज़्यादा कर रही होती हैं. और दूसरी तरफ से जब उस इमोशन की रेसिप्रोसिटी नहीं हो रही होती है तो फिर डेफिनेटली वो दूसरे बंदे को कंटेम्प्ट लग रहा है, क्रिटिसिज्म लग रहा है, वो डिफेंसिव हो रहा है. ठीक है, एक पार्टनर को इमोशन एक्सप्रेस करने ही नहीं आते क्योंकि सोसाइटी ने कह दिया कि तुम मर दो. ठीक है, और एक सेगमेंट ऐसा है सोसाइटी का जहां पर वो अपना आप बताने के लिए, एंड शी इज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, वो इतना एक्सप्रेस कर रही है कि वो चीज़ भी उसकी निगलेक्ट हो रही है. तो ये एक जो डिस्क्रिपेंसी है, इस पैटर्न को हमें समझना होता है कि आपका पैटर्न क्या है राइट नाउ विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली मेम्बर, विद योर फ्रेंड. नॉर्मली आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं. सो ओनली देन you can work on it. अगर हम एक बहुत लेमैन टर्म में बात करें कि मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल मियाँ बीवी हैं और उनकी एक ज़िंदगी है, एंड दे स्टार्ट फाइटिंग ऑन पेट इश्यूज और चैलेंजेस चल रहे हैं, एंड अगेन कम्युनिकेशन एरर है. व्हाट आर द फ्यू बेसिक स्टेप्स, अगर आपने कहा यार बेसिक स्टेप्स, इस तरह आप अपने रिलेशनशिप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके अपने रिलेशनशिप को एक सेफ एरिया में पार्क कर सकते हैं. ठीक, अच्छा, इस पे एक बहुत अच्छी एक सू जॉनसन की एक बुक है इमोशन फोकस्ड इंटरवेंशंस के नाम से, और वो बात करते हैं कि अगर रिलेशनशिप में इमोशनल अग्रीमेंट, इमोशनल एंडोर्समेंट या इमोशनल एक्सेप्टेंस भी आ जाए तो भी इन कॉन्फ्लिक्ट में आप कमी देख सकते हैं. अभी जो आप कह रहे हैं कि नॉर्मल पैटर्न है, वो कह रही है कि मैंने सुबह भी आपको एक बात याद दिलाई थी, आपने मेरी बात सुनी नहीं है, आपने मेरी बात सुनी नहीं है, एंड the other person is like shrugging off कि हाँ ठीक है ना, हो जाएगा. अब the other person is trying to communicate the emotional urgency में भी कि ये चीज़ मेरे लिए important है, बट आप उसको shrug off कर रहे हो. तो नॉर्मली भी अगर आप सिर्फ एक इमोशन को अंडरस्टैंड करना सीख लेना तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं. प्लस एक्सेप्टेंस,
You try to accept that you are a different person on an emotional level and the other person may be a different person on an emotional level. और ज़रूरी नहीं है, मैं गॉटमैन की वो एक रिसर्च की कोट करूँगी कि वो कहते हैं कि 98% ऑफ द टाइम कपल्स के जो इश्यूज हैं वो सॉल्वेबल होते ही नहीं है. वो ऐसे इश्यूज हैं जिनका कोई सोल्यूशन है ही नहीं. तो फिर क्या करें? एक्सेप्टेंस. यस, मतलब वो कहते हैं कि 98% ऑफ द टाइम कपल जिन बातों पे लड़ रहे होते हैं उन बातों का कोई सोल्यूशन है नहीं. मैं अलग घर में पली बड़ी, आप अलग घर में पले बड़े, मुझे आप कैसे कह सकते हैं एंड टाइम पे कि भाई तुम अपनी आदत चेंज कर लो? 25 साल मैं इस आदत के साथ रही हूँ, फिर मैं भी आपको कैसे कन्विंस कर सकती हूँ आदत चेंज कर लें? देयर शुड बी एन इमोशनल अग्रीमेंट. इफ दिस रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट फॉर मी, देन क्या मैं उस बंदे को वैसे ही एक्सेप्ट कर रही हूँ? और मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, जो मेरा अपना फॉर्मूला है, जो मैं थेरेपी में प्रैक्टिस करती हूँ, कि एक्सेप्ट द डिफरेंसेस एंड प्रमोट सिमिलैरिटीज. दिस इज द ओनली वे टू रिलेशनशिप एनहांसमेंट. ब्यूटीफुल. ठीक है, मैं रोजाना आपको ये बताऊं कि आप में क्या वैसा नहीं है जो मुझ में है, कोई फायदा नहीं है. हाँ, मैं ये कहूंगी कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे ये इमोशंस हैं, बट देखो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, बट आई रियली अंडरस्टैंड और मैं इस पर तुम्हारे से स्टैंड करता हूँ. तो भले आप उस पर कोई सोल्यूशन नहीं भी लेकर आएंगे ना, 100% ऑफ द टाइम, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हजरात हो, हम अंडरस्टैंडिंग नहीं एक्सटेंड करते. आई नीड कंपैशन फ्रॉम माई पार्टनर एंड माई पार्टनर थिंक्स कि मे बी मुझे सोल्यूशन चाहिए. So one thing that I really need to teach people, and I do that, बहुत frequently मैं ये कह रही होती हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठें और जब वो आपसे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग बात कर रहा है तो उससे सिर्फ एक बात पूछें, डू यू रियली वांट मी टू लिसन टू यू और डू यू रियली वांट टू सोल्यूशन टू दैट? ठीक है, क्या आपको हेल्प चाहिए या हग चाहिए? ठीक है, तो ये एक मैंने ये अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं हेल्प और हग वाली. तो उसमें ये होता है कि यार मैंने आपसे बात करनी है, या आप प्रैक्टिस करके देख लें एक दफ़ा कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बिला वजह किसी बात पे बहुत इरिटेबल है. जस्ट सिट फॉर अ सेकेंड, 1 मिनट लगाएं, उससे कहें कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड तुम बहुत इरिटेबल हो रहे हो, क्या बात है? बात करेगा, आपको पता है इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं है, पर आप उससे पहले कह दें कि ये जो आप बात करने जा रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, मैं इस बात पर सिर्फ सुनूँ, या आप मशवरा चाह रहे हो या सपोर्ट चाह रहे हो? क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपका पार्टनर कोई बात कर रहा है और आप जो है वो बड़े मशवरे देने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो वो मेरे पास एक खातून आई, वो बड़ी थोड़ी सी वो ह्यूमरस उसमें लेती हैं, वो कहती हैं कि मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन ज़िंदगी में एक शख्स ऐसा है जिसको मैं जो इमोशनल बात दूँ उसमें लॉजिक घुसा देता है. तो शी वॉज कोटिंग हर पार्टनर. तो वही वाली बात है, आप बैठी हैं, आप अपने पार्टनर सिर्फ ये कह रही हैं कि मुझे लेट्स से अपनी नंद की ये बात बहुत बुरी लगी, और आप उसे पलट के कह रहे हैं तुम्हें फैमिली में रहना नहीं आता है, रहना सीखो, फलाने को देखो, वो वाली भाभी भी ये करती हैं. नो, अंडरस्टैंड. ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम मुश्किल हो रही है, तुम क्या चाहती हो? क्या इस पे कोई सोल्यूशन है? नहीं है. तो हम और वेज में क्या हम इस बात को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं? सिर्फ एक चीज, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग, एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, प्रमोट सिमिलैरिटीज. हम डिफरेंसेस को प्रमोट कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज कहीं पीछे रह गई हैं. ठीक है, लोग क्यों एक दूसरे के पास आते हैं? मोहब्बत करते हैं, जीना चाहते हैं, गोल सेम है, बच्चे हैं, करियर ग्रोथ है, आपकी रिलेशनशिप प्रोग्रेशन है, लेकिन वो सिमिलर और शेयर्ड गोल्स कहाँ गए? ऐसे ही है. ठीक है, राइट. वो पीछे चले जाते हैं जब आप डिफरेंसेस को हाईलाइट कर रहे हैं. आप ऐसे नहीं थे, मैं तो ये समझती थी, तुम ऐसी नहीं हो, मैं तो पहले ऐसे समझता था. सिमिलैरिटीज पे बात ही नहीं की आपने. The point is that I really want to ask you that why people are not highlighting the similarities in relationship. हम डिफरेंसेस के ऊपर ही क्यों जा रहे हैं? मतलब वो एक मिसिंग टाइल सिंड्रोम एक्सपेरिमेंट भी है, बड़ा अच्छा है कि हाँ. आप सारी पॉजिटिव चीज़ें छोड़ के Exactly. नेगेटिव पे फोकस कर रहे थे. बट आई वांट टू आस्क यू अनदर वैलिड रीजन कि हम अपने पार्टनर के अंदर या हम अपने सामने वाले जो हमारा साथी है उसके अंदर हम नेगेटिव चीज़ों पे क्यों हाईलाइट ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो पॉजिटिव चीज़ पे क्यों पॉजिटिव नहीं कर पा रहे होते हैं? देखिए, एक सिंपल कन्फॉर्मिटी के एक्सपेरिमेंट्स उठा के देख लें आप मिलग्राम के. आप जब भी अपने किसी पार्टनर के साथ खड़े हुए हैं ना, तो उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि यू रियली वांट पीपल टू कन्फॉर्म टू योर नॉर्म्स. मुझे जो चीज़ सही लग रही है मैं उसी को हाईलाइट करूंगी. बेसिक ह्यूमन नेचर है. ठीक है, साइंटिफिकली भी जब मिसिंग टाइल एक्सपेरिमेंट की बात करें, मैं एक व्हाइट बोर्ड पे एक नुक्ता लगा दूंगा, मैं कहूँ कि इसमें क्या नजर आ रहा है, तो लोग नुक्ते को पॉइंट आउट करेंगे, पूरा व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा. इंसान की फितरत है, जिन चीज़ों से वो अलाइन नहीं कर पाता. क्या कहा है फ्रॉइड ने? यही तो कहा है कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है. मुझे अगर किसी को ब्लेम भी करने को मिल जाए या मैं जल्दी किसी से खुश हो जाती हूँ तो मैं उसी चीज़ को पॉइंट आउट करूंगी. जो भी चीज़ मुझे थोड़ी सी
प्रॉब्लमेटिक लगेगी या थोड़ी सी मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर पुश करेगी, मेरे लिए वो नाकाबिले कबूल है। कंफर्मिटी का बेसिक प्रिंसिपल है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वो चीज़ है जो प्रिवेंट कर रही है। मैंने रिलेशनशिप पे काम करना है, मुझे पता है कि हम दोनों का शेयर्ड गोल था और हमने कहा था कि हम इतने इतने साल तक ये करेंगे, इतने साल तक ये करेंगे, लेकिन जैसे ही हम साथ में आए, अगेन इमोशनल इनवैलिडेशन इज वन थिंग। मुझे बार बार ये जरूरत पड़ रही है कि मैं अगले को बताऊं कि मेरे इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं, दूसरे इंसान को जरूरत पड़ रही है कि नहीं मेरे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैं आपको इमोशन फोकस पैराडाइम की बात कर रही थी, साइंटिफिकली उसमें भी वन थिंग कि आपको आपकी मर्जी की इमोशनल वैलिडेशन नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं आपकी बात को भी नहीं मानूंगी जब तक आप मुझे नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि मैं आपके डिफरेंस को उस वक्त तक नहीं मानूंगी जब तक आप ये एक्सेप्ट ना कर लें कि मैं भी एक डिफरेंट इंसान हूं, लेकिन तब तक मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों इंपॉर्टेंट हूं और फिर आप मुझे बताते नहीं कि आप क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला डिफरेंस जो है ना, ये यही है कि मुझे आपकी पॉजिटिव बात तब तक नजर नहीं आएगी जब तक आपने मेरी किसी पॉजिटिव बात को अप्रिशिएट नहीं किया। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ इंडिविजुअल्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो है एंगर। बहुत ज्यादा हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे होते हैं, बहुत सारे केसेस बिगड़ जाते हैं क्योंकि एंगर की वजह से वो रिएक्टिव लोग हो जाते हैं, मतलब वो टिपिकल रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। किस तरह से एक रिलेशनशिप के अंदर एक इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने एंगर पर काम करे और उसको बेहतर कर सके? अच्छा, अगेन एंगर की रूट्स क्या है, ठीक है। अगर तो आपका एंगर बचपन से रीइंफोर्स हो गया है तो मे बी वो आपका पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया है। और एंगर की फिर टाइप क्या है ये भी देखना है कि वो एक्टिव एग्रेशन है या पैसिव एग्रेशन है। ठीक, बहुत दफा शादियों में आप ये देखते हैं कि मर्द पैसिव एग्रेसिव होता है। अगर कोई काम बीवी ने बड़ा जबरदस्ती जोर से कह दिया ना, तो वो या तो याद नहीं रहेगा या तो डिले होके होगा। तो एंगर को करेक्ट करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले अवेयरनेस कि आपका इंटरेक्शन स्टाइल क्या है, फिर उसकी रूट्स कहाँ से आ रही हैं। जैसे मैंने बताया कि रिलेशनशिप में ज्यादातर कंटेम्प्ट इज द कॉज ऑफ एंगर। ठीक है, मैंने एक बात की, मुझे लग रहा है कि आपने परसीव ही नहीं की, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आया, आपने मेरी कदर ही नहीं की, आपके दिल को ही नहीं लगी, आपने सुनने की भी जहमत नहीं की। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको ताने में बदल देंगे। ठीक है, फिर आप जब और ताने में बदलेंगे तो दूसरी तरफ से फिर रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस एंगर प्रोपगेट्स। मेरे ख्याल में मिगेल रुइस की किताब है द 4 अग्रीमेंट्स के नाम से, तो उसने खास तौर पे मैरिटल डिस्कॉर्ड के ऊपर बात नहीं की। उसने बस ये कहा कि जनरली अपनी वेल बीइंग के लिए आप देखें कि जिंदगी में अगर आप 4-5 एग्रीमेंट्स अपने आप से कर लेते हैं तो फिर आप एंगर मैनेजमेंट की साइकिल को ही प्रोपोगेट नहीं करते। उसने कहा बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स। ठीक है, आप डिफेंसिव नहीं हो, एक्सेप्ट करें। ठीक है, और दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखें। तो कुछ ये 4 उसूल उसने अपनी किताब में बताए। उसने कहा कि और आप ज़्यादा एंगर मैनेजमेंट पे जाएं ही नहीं, आप अगर ये 4 अग्रीमेंट्स, द फंडामेंटल गाइड टू पर्सनल फ्रीडम के नाम से एक बुक है। और उसने पर्सनल फ्रीडम का नाम क्यों दिया? एंगर आपका जिंदान है, ये आपको कन्फाइन कर लेगा। क्या बात है। अगर आपको अपने आप को फ्री करना है तो पहले खुद तो एक्सेप्ट करना सीखें कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो जो लोग एंगर को यूज करते हैं एज अ टूल टू डोमिनेट, वो ये चीज नहीं समझ पाते कि दिस इज नॉट योर डोमिनेशन, दिस इज नॉट योर रेन, दिस इज योर कन्फाइनमेंट। आप खुद कैद हो चुके हैं, आप दूसरों को क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये चीज है। और उसने बड़ी बात की कि आप अपने अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करें, पहले दूसरों के इमोशंस को समझें। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं उसके साथ आप स्टैंड कर जाएं। बाज दफा लोगों को गुस्सा इसलिए आता है कि जो बात कही वो मानी नहीं गई, क्योंकि हम अपने प्रोमिसेस को भी कीप नहीं करते। तो रूट्स समझने चाहिए एंगर की कि क्या है। I was going through a research somewhere कि when you get into a state of anger, तो ऑटोमेटिकली बहुत घंटों तक उस एंगर का आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी प्रोडक्टिविटी पर एक इफेक्ट रहता है। Is that true? How is that so? हाँ, ये न्यूरो साइंस का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, या न्यूरोफिजियोलॉजी का आप कह लें कि वो एक बहुत बेसिक चीज़ है कि आप जिस हाइपर स्टेट में होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम अगर ओवरवेल्म हो जाता है तो पूरा डिक्टेट करता है आपके रिस्पॉन्स को। जैसे हमने पहले से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस पढ़े थे, मुझे गुस्सा आएगा या मुझे खौफ महसूस होगा तो इधर आई गो विद फ्लाइट रिस्पॉन्स और फाइट रिस्पॉन्स, बट देयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्स, फ्रीज रिस्पॉन्स। जब आपका नर्वस सिस्टम एक फ्रीज रिस्पॉन्स पे चला जाएगा तो वो एक सेट पैटर्न पे ऑपरेट करेगा। मुझे पता है एज सून एज किसी ने मुझे ट्रिगर करने की बात की है, मैंने उसका रिएक्शन देना है।
ठीक है, उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए बहुत एक अच्छी, मैं तो अब इस्लामिक साइकोथेरेपी के प्रोपोनेंट्स को भी रीड कर रही हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक साइकोथेरेपी, तो अभी मैं समझती हूँ कुछ चीज़ों में बड़ी हिकमत है कि वो जो कहते थे कि गुस्सा आए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, उसके पीछे साइंस ने अब ये हिकमत तलाश की है कि यस वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर आप उसमें सडन एक एब्रप्ट आप उसमें कोई हिंड्रेंस ले आए तो वो रिएक्शन चेन रिएक्शन बनने से रुक जाता है, और आप जब अपनी स्टेट चेंज करते हैं आपकी डायफ्रामिक ऑक्सीजन जो है ब्रेन को मिलती है और वो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाता है। तो आप इस्लामिक साइकोथेरेपी, आई थिंक इस्लामिक साइकोथेरेपी जो भी आपने वर्ड यूज किया, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, मतलब ये किस तरह से काम करी और आप किस तरह से इसको आप रिलेटेबल कर रही हैं अपनी फील्ड से? वो यूं भी है कि हमारे पास जब ख़वातीन आती हैं तो अक्सर वो कहती हैं कि जी डिप्रेशन है, तो मैंने बड़ी नमाज़ें पढ़ी लेकिन अल्लाह ताला ने जो मुझे कोई सिला नहीं दिया और इस तरह नहीं होता। तो कुछ लोग जो है ना वो इस्लाम के थ्रू अपने डिप्रेशन को क्योर करने की कोशिश कर रहे थे, डायरेक्शन नहीं थी। फिर हमारी बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा सेगमेंट है, अगर हम उसे कहना कि जी हमारा दीन से कोई ताल्लुक नहीं, हम तबलीग नहीं करते, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है मैं कह रही हूँ कि जी आप नमाज़ें पढ़नी शुरू करें, तो ये किस किस्म का मशवरा है? बाज़ लोग नमाज़ों से बदजन हो गए डिप्रेशन में कि वो हमने इतनी दुआएं मांगी हमें तो कुछ नहीं मिला। अब एक कॉन्सेप्ट ये आया कि जब वेस्ट में भी इस चीज़ को नीड अब ये महसूस हुई, आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में देखें कि सब जगह वो स्ट्रक्चर्ड वेस्टर्न पैराडाइम नहीं चल सकता। इस्लामिक साइकोथेरेपी, हालांकि आप इमाम गजाली से रीड बैक करें, पहले जितना भी थेरेपी में काम किया था वो मुस्लिम स्कॉलर्स ने किया था। ये जो आप ईगो और सुपर ईगो की बात कर रहे हैं जो फ्रॉइड ने पता नहीं किस ज़माने में दी थी, नफ्से अम्मारा, नफ्से मुतमईना, नफ्से लवामा, वो क्या था? तो इस्लामिक साइकोथेरेपी तो बहुत पीछे से, दीन जितना थेरेप्यूटिक है उतनी थेरेप्यूटिक कोई और आपकी लाइफ की डोमेन नहीं है। हमें बता दिया गया था कि ज़ाब्ता क्या है, अब गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका साइंस अब बता रही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बहुत एप्लीकेबल हैं। इस्लामिक साइकोथेरेपी ये कहती है कि जितनी भी इंटेग्रेटिव इस्लामिक अप्रोचेज़ हैं जिसमें स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियोसिटी बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम उसको इंटीग्रेट करते हैं थेरेप्यूटिक अप्रोच से। अब सीबीटी है, सीबीटी के साथ आपका इस्लामिक पर्सपेक्टिव या स्पिरिचुअलिटी कैसे अब इन्हांस कर सकते हैं, तो ये बेसिकली वो अप्रोचेस हैं। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। हम ऑफ द कैमरा बात भी करे थे इस हवाले से, दुनिया भर में डाइवोर्स रेशो बढ़ रहा है, बट डिफरेंट स्टैट्स के मुताबिक जो मैं पढ़ सका कि वेस्ट में डाइवोर्स रेशो काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक पाकिस्तान में निस्बतन कम है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस हवाले से? अच्छा, मैंने जितनी भी रिसर्चेस देखी हैं, जैसे मैं सीडीसी की बात करूं जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, जो कि वेस्ट में इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता है एपिडेमियोलॉजी के लिहाज से, उसमें वो तकरीबन कहता है कि 50 to 60% है डिवोर्स रेट इस वक्त यूएसए में। ठीक है, अब उसमें वो कह रहे हैं कि जी इवन आप मैक्सिको की बात ले लें, वहाँ पर हर 1000 में से 6 कपल्स को डिवोर्स होती है। ठीक है, अगर आप क्यूमुलेटिव फिगर ले लें तो वेस्ट में डिवोर्स रेट ज़्यादा है। हम कहते हैं जी पाकिस्तान में कम है, पाकिस्तान में कम इसलिए कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, वरना आप हर तीसरे कपल में देखें, आई थिंक 1 महीना भी शादी नहीं चल रही है। जो आप कॉन्टेक्चुअली हम देख रहे हैं ना, वो डिवोर्स रेट पाकिस्तान में वेस्ट की निस्बत ज़रूर कम है। वो इसलिए कम है कि जब एक लड़की डिवोर्स लेने वाली होती है तो उसको एक प्रॉब्लमेटिक शादी में बाय फोर्स रखा जाता है। वो डिवोर्स नहीं ले सकती, लेकिन वो एक मैरिटल डिससेटिस्फाइड रिलेशनशिप के साथ चल रही है, तो डिवोर्स में कल्मिनेट ही नहीं हो पाता। हमारे यहाँ आप देखें ना, 2019 से 2020 का डेटा ये कह रहा है कि सिर्फ 3382 डिवोर्स हुई हैं पाकिस्तान में। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बाकी डॉक्यूमेंट ही नहीं हुई, क्योंकि खुलाते केसेस चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो कल्मिनेट नहीं हुए इनटू एब्सोल्यूटिज्म कि आप उसको करार दे दें कि हाँ ये डिवोर्स है। और दूसरी बात है, हमारे यहाँ वैसा कोई आप कहें कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रैटेजी नहीं है, इस पे कोई रिसर्च नहीं होती है, कोई ऐसी हमारे पास कोई आप कह सकते हैं टूल नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट करें। वेस्ट में डिवोर्स रेट ज़्यादा इसलिए है कि दे आर मोर लिबरल इन देयर अप्रोच, विमेन आर मोर एक्वेंटेड विद देयर राइट्स, उनको पता है कि एक सर्टेन अमाउंट उनको मिलेगा, उनको पता है कि उनके पास अगर एक ट्रबल रिलेशनशिप है उन्हें किसको अप्रोच करना है, उनके पास लीगल सिस्टम में ये सारी सहूलियात मौजूद हैं। फिर उनका शायद कल्चर ऐसा है कि उनको पता है कि उन्होंने किस चीज़ को कैसे कहाँ कब ख़त्म भी करना और लेके जाना है। हमारे यहाँ ये गाइडेंस एजुकेशन नहीं है। लड़कियों को ये कहा जाता है कि जी अब तुम गई हो तो उस घर से जनाजा उठेगा। बहुत सैडली और वेरी मैं बड़ा इसको फ़नी भी समझती हूँ, कहीं ना कहीं बहुत दुख के साथ ये बात की जाती है कि जब आपके पास थेरेपी में ख़वातीन आती हैं 15-15 साल की डिस्टर्ब शादी के बाद, और मैं जब उनसे पूछती हूँ कि अब क्यों,
मतलब एक जनरल रीजन है, अब आपको क्यों लग रहा है आपने शादी में से निकलना है। तो वो उस अप्रोच के साथ पॉलिश की गई है कि अगर शौहर थप्पड़ मारता भी तो क्या हुआ, प्यार भी तो करता है ना। तो वहां पे फिर डिवोर्सेस होती नहीं है। वहां पे फिर ये है, जितना मैरिटल डिससेटिस्फैक्शन पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है वो ज्यादा है, अलार्मिंग है। क्यों? क्योंकि डिवोर्सेस नहीं हो रही हैं, आप उस शादी को चलाए जा रहे हैं। 15-15 साल आपने चलाई हैं, जब तक आपकी अब बस नहीं हो गई है, फिजिकली आप इतने ड्रेन हो चुके हैं कि आप अब उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, वरना आपने 15 साल इस अप्रोच के साथ गुजारा थे। कोई बात नहीं, गजरे ला के दे देता है, क्या हुआ जो डांट देता है, क्या हुआ जो थप्पड़ लगा देता है, प्यार भी तो करता है, और माएँ भी घर से कह के भेज देती हैं। ठीक है, तो ये फैमिली स्ट्रक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है डिवोर्स रेट्स के बढ़ने में। पाकिस्तान में अब डिवोर्सेस ज्यादा हो भी रही हैं, जब आप लोगों को सोशल अवेयरनेस हो रही है, लीगल सिस्टम की अवेयरनेस हो रही है, तो अब ख़वातीन ज़्यादा सोचती हैं कि स्टक रहने के बजाय थोड़ा सा हम इस रिलेशनशिप से निकलें। लेकिन अगैन पाकिस्तान में एक तलाक याफ्ता औरत का क्या मकाम है? ठीक है, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो पेरेंट्स हैं ना, उनको जब देखते हैं तो लोग फिर डिवोर्स की तरफ इतना बढ़ते ही नहीं हैं। अब आप कोशिश कर रहे हैं, पिछले 5-6 साल में मैंने ये बूम देखा है कि अब लोग मैरिटल थेरेपी की तरफ आते हैं। वो भी शायद ख़वातीन ज़्यादा अप्रोच करती हैं, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि मसला तुम में है, तुम थेरेपी कराओ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो डिवोर्सेस हो नहीं पाती हैं क्योंकि डिवोर्सेस के केसेस बड़े लंबे हैं, हमारे पूल में पड़े हुए हैं। ठीक है, वो लिम्बो में हैं। वेस्ट में इसलिए है कि दे नो अ वेरी क्लियर कट डिसीजन, मुझे आप डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मुझे विक्टिमाइजेशन हो रही है, द पर्सन इज गैस लाइटिंग मी, आई एम इन नार्सिसिस्टिक अब्यूज, आई एम फाइलिंग फॉर डिवोर्स। डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो रही है। फैक्टर्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, मतलब वेस्ट में क्या फैक्टर्स हैं और यहाँ क्या फैक्टर्स हैं जो मामला इस तरफ बढ़ जाता है? बिकॉज यू डू अ लॉट ऑफ केसेस, आई थिंक यू ऑलरेडी मेंशन दैट यू आर अ स्पेशलिस्ट इन दैट, और आपका माशाल्लाह पीएचडी भी है, आपने इतना वक्त लगाया इस फील्ड को स्टडी करने के लिए। वेस्ट के फैक्टर्स में, यहाँ के फैक्टर्स में हम किन पैटर्न्स को देख रहे हैं? यहाँ मसला हमारा फैमिली सिस्टम है। फैमिली सिस्टम, ठीक ओके। है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, बहुत मेजर है। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर भी डिवोर्सेस हो रहे ओके। हैं। ठीक है, हमारी मैरिटल सेटिस्फैक्शन नहीं है, उसके पीछे आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लोग अवेयर कितने हैं या उस बात पे बात करना चाहते हैं। इनफिडेलिटी इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर जो कि लीड कर रहा है डिवोर्सेस को, और इस पे सबसे ज़्यादा जो फैक्टर अभी जिस पे रिसर्च करने की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारे उसमें आ रहा है, जो साइबर सेक्स इनफिडेलिटी है। ठीक है, वो बहुत बहुत कॉमन है, जिस पे अभी तक हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन आप ये क्लिनिक में बैठ के आपको पता चलता है कि 10,000 केसेस ऐसे हैं जहाँ पर साइबर सेक्स इनफिडेलिटी हो गई है। आप पार्टनर के साथ रहते भी, आप पार्टनर के साथ नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन किसी और के साथ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, प्लस लैक ऑफ इंटिमेसी। यहाँ पर पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ तो लैक ऑफ इंटिमेसी भी बहुत है। वेस्ट में आपका डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसमें अगैन फाइनेंशियल उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, वो इतना सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन वहाँ पर लैक ऑफ स्टेबिलिटी है। ठीक है, हम लोगों को शायद यहाँ बैठ के ये लगता है कि वेस्ट में लोग बिल्कुल स्टेबल हैं, इमोशनली फोकस्ड हैं, और बड़े एक उनका बड़ा अच्छा डेवलपमेंटल एक पैराडाइम है, उस पर वो पले बड़े होंगे। वेस्ट में एक प्रॉपर फैमिली सिस्टम का ना होना, पुअर अटैचमेंट स्टाइल्स का होना, ठीक है, और बाउंड्रीज का ना होना इज द कॉज, जो मैं कह सकती हूँ मेजर कॉजेज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में रिसेंट मैंने आपको ये बताया कि इंटिमेसी, फैमिली स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी फैमिली रेयरिंग प्रैक्टिसेस, जिस माशरे में रिश्ता देखने के लिए जिंदगी मियाँ बीवी ने गुजारनी है, लेकिन माँ समझती है कि मेरे बेटे के लिए एक ऐसी लड़की होनी चाहिए, तो वहाँ पे शादियाँ नहीं चल सकती। बहुत है, आप देखें कि अगर, और फिर वही लड़की होती है जो शादी के 2 साल बाद एज अ बहू उसी सास को बहुत बुरी लग रही होती है। ठीक है, हमारे यहाँ कपल्स को इमोशनल इंटिमेसी का कोई मार्जिन नहीं दिया गया। ठीक है, अभी एक बड़ा अच्छा एक ड्रामा चल रहा है, उसमें एक सोशल इशू बड़ा हाईलाइट हुआ है, प्राइवेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कौन सा ड्रामा चल रहा है? वो दिल वाली गली है। अगर आप उसमें नहीं आप उसमें देखें, बड़ा अच्छा सोशल इशू है कि उसमें दिखाते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, बट मैं दोबारा पूछूं, कौन सा ड्रामा, कौन सा है? दिल वाली गली में। दिल वाली गली में, हाँ, okay. उसमें सिर्फ एक अटैच बात का ना होना बता रहे थे कपल्स के लिए कितना प्रॉब्लम है। और आप देखें, अगर मैं हम लोग कल्चर के उस पर चलते हैं ना, हालांकि रिलीजन में जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई एवेन्यू है नहीं। ठीक है,
आपने अगर रखना है तो आप एक सेपरेट लॉजिंग देते हैं, भले कि वो कमरा और किचन ही क्यों ना हो, अलग रखें। इस्लाम तो कहता ही नहीं है। तो जब आप देखते हैं कि आपका फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है कि फिर पार्टनर वैलिडेशन नहीं, आप अपनी घर वालों के कहने पे अपने पार्टनर को कब तक चला सकते हैं। तो ये जो फैमिली सिस्टम की इन्वेस्टमेंट है ना, सबसे बड़ा कॉज ही यही है। लड़कियां घर इसलिए बैठ गई हैं क्योंकि सास को अच्छी नहीं लग रही हैं, इसलिए नहीं बैठ रही। मियाँ बीवी के अपने कोई इतने मसले हैं नहीं, वो लड़ झगड़ के भी उसको ठीक कर लेते हैं। ज्यादातर ये जो एक्सटेंडेड फैमिलीज के अंदर आपका सस्टेन करने का जो मसला है ना, ये पाकिस्तान में डिवोर्सेस को लीड कर रहा है। कि माँ बता रही है कि तुमने बीवी को कैसे रखना है, वो घर जा रही है तो इजाज़त माँ से लेके दी जा रही है, और फाइनेंसिस के लिए भी ससुर का कारोबार है तो वो देंगे तो आपके पास आएगा नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको इस पर। बड़ी मज़ेदार, मैं वो रील भी देख रहा था कि और बड़ा ही कॉमन फैक्टर है कि जो मर्द होते हैं ना वो बेगम और माँ के दरमियान में ही रह जाता है। मतलब अम्मा, क्योंकि मतलब अम्मा चाह रही हैं मेरा बेटा यहाँ है, मतलब बेगम की तरफ एक राइट्स होते हैं। बड़ी मज़ेदार रील है कि वो एक भाई बाइक पे बैठे हुए, एक पाँव उस पे और एक पाँव उस पे, और बीच में वो चल रहे हैं और सामने पोल आ गया और बीच में जाके वो जाके लगते हैं। सो नहीं, दैट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि एज अ मैन, आई एम श्योर यू डू अ लॉट ऑफ मेन कम टू यू एज वेल एज अ काउंसलर, वो आपको रीच आउट करते होंगे कि यार मेरी लाइफ में एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि माँ और बेगम दोनों को साथ लेकर चलना, दोनों खवातीन की साइकोलॉजी को डील करना एक बड़ा चैलेंज है। व्हाट आर योर टेकअवेज इन दैट? व्हाट डू यू एडवाइज? सबसे पहले तो मुझे बड़ा वो लगता है कि मैं अचानक ही फिर जब मेरे पास आते हैं अक्सर तो मैं कहती हूँ आपने अपनी माँ के साथ 30 साल गुजार लिए, ठीक है, आपको पता है कि आपकी माँ की साइकी क्या है, और आप जब शादी करने जा रहे हैं अभी आपने उस शख्स के साथ 3 महीने भी नहीं गुजारे, बिल्कुल सही। तो आपका इंक्लिनेशन फिर किसको समझने में होना चाहिए। आपको बेहतर बताया कि अगर ये चीज हो सकती है तो मेरी माँ को बुरा लग सकता है, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या चीज मेरी बीवी को बुरी लग सकती है, ठीक है। मतलब यू नीड टाइम, वो जो एक फैक्टर है, प्लस बाउंड्रीज, टाइम टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मर्द पिसते हैं ज्यादातर मसला भी यही होता है कि माँ के साथ आप 30 साल गुजार चुके हैं ना, आप कैसे कह रहे हैं कि मैं साइकी नहीं समझ पाता कि मेरी माँ को ये चीज बुरी क्यों लग रही है। आपको पता होता है, आप उस एलिफेंट को एड्रेस नहीं कर रहे होते मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको अब पता चलना चाहिए कि आपकी बाउंड्री क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। माँ के साथ तो आपका खून का रिश्ता है, इट्स बिल्ट इन है, आप लड़ेंगे झगड़ेंगे गले लगा लेगी। एक रिलेशनशिप आपको बना बनाया मिला है, एक आपने बनाना है। तो राइट नाउ इमीडिएसी या अर्जेंसी या नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा रिलेशनशिप डिजर्व करता है, जिसको आपने बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आपने उसमें बाउंड्री क्या रखी है। शादी आपकी है, स्पाउस आपका है। और मैं हमेशा ये जब भी मेरे पास आते हैं इस तरह के केसेस तो मैं उनसे कहती हूँ कि सी द कॉन्सिक्वेंसेस। शॉर्ट टर्म में इफ यू स्वीप दैट डर्ट अंडर द रग, वेल एंड गुड। लॉन्ग टर्म में हु इज गोइंग टू सफर। माँ बेटे का रिलेशनशिप तो खत्म नहीं होता ना, उसमें तो वो कट ऑफ या डिवोर्स वाली चीज नहीं आती। रिलेशनशिप वही खत्म होगा जिसको आपने खुद बनाना है, ठीक है, जिसमें चांसेस ये हैं कि या तो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ज्यादा फिर आपकी तवज्जो भी वही रिलेशनशिप डिमांड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट केम टू माय माइंड। अ लॉट ऑफ माय मेल फ्रेंड्स एंड माय क्लाइंट्स कम टू मी, कभी कभार मुझे भी एक बहुत प्योर साइकोलॉजिस्ट समझ रहे होते हैं जबकि मैं कोचिंग और कंसल्टिंग ज़्यादा कर रहा हूँ। कहते हैं यार रिलेशनशिप के अंदर मैं इम्प्रूव कर गया हूँ। सही, मैंने माजी में बहुत सी गलतियाँ करी एंड आई डिड अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स और मैं इम्प्रूव कर गया हूँ और मैं बेहतर हो गया हूँ, मैं वो चीज़ रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन जो मेरा पार्टनर है ना, मुझे आज भी उस हैंड साइड से देख रहा है। वो मुझे बार बार याद दिलाता, तुमने फला दिन फला टाइम मुझे बात कही थी, फला टाइम फला जगह मुझे बात कही थी, फला मौके पर तुमने मुझे फला तरह रिएक्ट करा था, जबकि मैं चेंज हो गया हूँ। लेकिन वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट शायद ख़वातीन की साइकोलॉजी में शायद आप बेहतर आइडियलाइज कर सकती हैं, बता सकते हैं कि वो एक फैक्टर होता है कि वो याद रखती हैं उस बात को ना कि फ़ला जगह मुझे फ़ला तरीके से फील कराया गया था। जैसे मर्दों की साइकोलॉजी मैंने देखा थोड़े से वो चिलिंग होते हैं, कहते हैं ठीक है यार लेट इट गो। आपकी क्या रिमार्क्स हैं इस पर? अच्छा, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट जो हम ख़वातीन की साइकी समझ नहीं पाते वो फैक्टर ये है कि मर्दों को लगता है कि हाँ ठीक है हम बेहतर हो गए तो ठीक है, फेस वैल्यू पे आप मान लो ना मैंने वो चीज़ें छोड़ दी हैं। एक औरत अपना घर बार छोड़कर आ रही है, आपके साथ आई, वो ट्रॉमेटाइज हो गई जब उसने आपके कुछ पैटर्न्स देखे, ठीक है आपने थेरेपी से उनको इम्प्रूव कर लिया। वो ताना नहीं दे रही है, वो इनसिक्योर है, शी लैक्स ट्रस्ट, वो डरी भी है, ठीक है, शी स्कैर्ड।
वो इनसिक्योर है क्योंकि उसने आप ही के साथ उसकी फाउंडेशन बिल्ड की है। उसको नहीं पता कि आपका एक 25 साल का लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न था, 1 साल की थेरेपी से आप ठीक हो गए, लेकिन वो जब तक उसको रिलायबिलिटी के साथ एक्सरसाइज होता हुआ नहीं देख रही है, उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, अलाउ सम टाइम टू योर स्पाउस टू बिल्ड दैट ट्रस्ट अराउंड यू। उसको सिर्फ कहने से रीअश्योरेंस नहीं होती है, मैं ठीक हो गया हूँ, उसको वो नजर ही नहीं आएगा। आप उसको ठीक होते हुए नजर आते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, बाज दफा हम भी कहते हैं क्या तुमने कहा था ना थेरेपी ले ली तो देखो मैं ठीक तो हो गया हूँ, उसको तो नजर नहीं आया। और खवातीन ऑपरेट कर रही हैं फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फियर। उसको खौफ है क्योंकि उसका घर उस पर बिल्ड कर रहा है, उसने वो अपना घर बार छोड़ के आके आपकी उस पर बैठ गई है। और अगर वो बार बार ये इस चीज को ला रही है तो वो ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, ये चीज समझने की जरूरत है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि वो कंटेम्प्ट या क्रिटिसिज्म वाला फैक्टर है, वही 4 हॉर्समैन आप याद रखें यहाँ पे भी ऑपरेट कर रहे हैं। आप स्टोन वॉलिंग कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि ठीक है मैंने तुम्हें कह तो दिया मैं ठीक हो रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ शी इज आस्किंग फॉर रीअश्योरेंस, ओके तुमने ये बात की, टेल मी तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, खौफजदा हो, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, डू यू थिंक यू नीड सम टाइम, what else do you want me to do in order for you to make comfortable around this idea that I am a changed person now? ये फैक्टर। जिंदगी के हर एस्पेक्ट में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बिजनेस की बात करें, चाहे हम पर्सनल लाइफ की बात करें, चाहे हम अपनी सोशल लाइफ की बात करें। एक आईटी प्रोफेशनल है जो ई-कॉमर्स का काम कर रहा है, कोई बिजनेस वर्ल्ड में मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई टीम को लीड कर रहा है, हर जगह साइकोलॉजी है। यूजुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर साइकोलॉजी इतनी इन डेप्थ वे में नहीं पढ़ाई जा रही, तो कुछ जगह तो पढ़ाई जा ही नहीं रही होती। आपको क्या लगता है कि जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी को पढ़ना चाहता है वो कहाँ से शुरू करे, कितना पढ़े और किस तरह पढ़े, हाउ टू? अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चरल एकेडमिक प्रोग्राम में तो ये है कि आपके स्टार्ट होते हैं आपके ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास। अदरवाइज कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो कि आपको शॉर्ट कोर्सेज करा रहे हैं काउंसलिंग के या थेरेपी के, तो वो आप इंटरनेशनली भी देख सकते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी के ऊपर 1 साल का कोई कोर्स हो गया, तो वो चीज़ें। बाकी अगर कोई अपने तौर पे वैसे पढ़ना चाहता है तो दे कैन स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन की सेल्फ हेल्प बुक्स, लेकिन वो जो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट से एक्वेंट कर दें। ठीक है, और आप उसके लिए किसी पर्सनल आप सुपरविजन भी ले सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी किसी कोच को रीच आउट कर सकते हैं, किसी मेंटोर को। जैसे हम लोग क्लिनिकल सुपरविजन देते हैं उन लोगों को जो अभी एमफिल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में उनको ज़रूरत पड़ती है। तो यू कैन कंसल्ट अ पर्सन, आप किसी भी क्वालिफाइड पीएचडी क्वालिफाइड कोई प्रोफेसर, आप उसको पर्सनल कैपेसिटी में रीच आउट करें कि आप पढ़ना चाह रहे हैं, यू नो, या आपकी एक पर्सनल वो अप्रोच होती है। अदरवाइज अभी इस वक्त मार्केट में बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो आपके 6-7 महीने के डिप्लोमा कोर्सेज करवा रहे हैं जस्ट टू गिव एन इंट्रो टू द सब्जेक्ट मैटर। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ होता है, वही क्विक आंसर ऑन दैट कि इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्क एज वेल, कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने 10 डेज और 12 डेज का वर्कशॉप लिया और वो थेरेपिस्ट बन गए और काउंसलर बन गए और कोच बन गए एज अ पीएचडी, जहाँ आपने 10 साल लगा इस फील्ड को स्टडी करने के लिए, एंड यू हैव लाइक अ मैसिव एक्सपीरियंस इन, आई थिंक एक इन एक्सपर्टी जो 10 दिन के अंदर आप, मैं नहीं समझता कि आप ट्रेनर बन सकते हैं, आप वो सारी चीज़ें लर्न कर पाते हैं आज 4-5 डेज कोर्स में। हाउ डू यू सी दिस, मतलब एज अ पीएचडी आप ऐसे चैलेंजेस फेस कर रही थी, आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हो कि वो हील अप नहीं कर पा रहे, देन दे कम टू यू, मतलब वो लाइफ में व्हाट डू यू हैव, मतलब सवाल भी देखें कितना क्रैक हो गया। नहीं देखिए, बड़ा एक सैड पहलू है, लेकिन उसमें मैं हमेशा से समझती हूँ कि जब हमारे पास ना पेशेंट को अपने राइट्स का भी नहीं पता, मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे किसी तरह की बात करता है तो आपको ये नहीं पता कि आपके अपने राइट्स क्या हैं। तो द राइट टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एथिक्स कोड, ये पेशेंट के ऊपर लागू होता है कि आपको पता होना चाहिए कि बिफोर रीचिंग आउट आप किस बंदे को रीच कर रहे हैं। ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी एक्सपर्टीज पूछना आपका हक है। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप अपने थेरेपिस्ट से, डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, मैंने आपके बारे में सुना है, तो हमारे यहाँ उस चीज़ की एक्सेप्टेंस ही नहीं है। ठीक है, आप एक 10 फिजिशियन का पता करा लेते हैं इधर उधर लोगों से कि उसके बारे में सुना है, ऐसा है। किसी से पता कैसे कराएं कि हम थेरेपी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक टैबू है, क्या हुआ तुम नफसियाती मरीज हो गए हो। तो हम ना कोई सोर्स हमारे पास कोई क्रॉस वैलिडेशन की है नहीं। ये बड़ा सैड है। आप जब भी किसी थेरेपिस्ट को आप सीख करें, सबसे पहले देख लें कि किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौजूद है जहां उसकी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, उसके पास वो लाइसेंस है, वो क्या अथॉरिटी होल्ड करता है, कौन सा ऑफिस बेयर करता है, उसके पीछे
क्या क्या उसकी एक्सपर्टीज हैं, आपकी वो एरिया उसमें फॉल भी करता है जिसके लिए आप उसको अप्रोच करना चाहते हैं। तो पहले तो पेशेंट को अपना भी वर्कअप करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ऐसे बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं जिनका अभी ग्रेजुएट कोर्स भी साइकोलॉजी में काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो टेली काउंसलिंग दे रहे हैं। इवन इफ यू वांट टू अप्रोच टेली काउंसलिंग, गो टू प्रॉपर ऑथराइज्ड, जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक है, एक टेली काउंसलिंग सर्विस है, लेकिन ऑथराइज्ड सोर्सेज को देखें, ठीक है, क्रेडिबल सोर्सेज की वैलिडेशन ले लें, ठीक है, अपने अपने राइट्स का जरूर आप रखें। हमारे यहाँ रिसेंटली देखा गया कि ड्रग इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, खासतौर पे मिलेनियल्स के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर। हमारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे कल्चर बहुत एनहांस, तो यूनिवर्सिटीज़ में तो था ही, लेकिन अभी कल्चर कॉलेज में भी आ गया, और काफ़ी इसके दो साइड्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं, बहुत डार्क साइड भी और एक बहुत एवरेज साइड भी है। आप इस पर क्या रिमार्क्स देंगी कि कल्चर क्यों इतना एनहांस हो रहा है, ये ड्रग कल्चर हमारी सोसाइटी के अंदर? मुझे वेस्ट में तो समझ आता था, लेकिन यहाँ पर इतना क्यों, एंड हाउ टू डील विद दिस कल्चर? देखिए, एक जब थोड़ा इसका जवाब थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। जब एक सोसाइटी जो है वो मूव कर रही होती है, ट्रांजिशन फेज में होती है ना, हम लोग नादे तीतर नादे बटेर, ठीक है, हमने इन्फ्लुएंसेस तो ले लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करने के बाद हमारे अपने अंदर भी गैप्स आ जाएंगे। इस वक्त इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं अब उसको यूँ लेती हूँ कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे पास एक बच्ची है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और मुझे कहने लगी कि मैं क्या करूं, अब तो मुझे स्मोकिंग की आदत हो गई है, मैंने शुरू ऐसे की थी कि कुछ नहीं था करने को, तो मैंने सोचा चलो सिगरेट पी लेते हैं, ठीक है। एक एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम है बच्चों का, उनकी कोई अलाइनमेंट नहीं है अपनी वैल्यूज के साथ। तो मैं हमेशा से कहती हूँ, अगर आप मुझे दो बहुत इंपॉर्टेंट आप मुझसे फैक्टर्स पूछ लेना, तो एक तो वैल्यूज का ना होना, या फैमिली की तरफ से वैल्यूज का रीइंफोर्स ना होना, प्लस एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, ये जो बॉर्डम हो रहा है, ये वक्त, इतना सारा वक्त है, वक्त पूछो तो वक्त है नहीं, लेकिन कहाँ जाता है ये नहीं पता, कर रहे हैं कुछ नहीं है, तो उसमें ख्याल आता है कि अच्छा ये चीज ट्राई कर लेते हैं। गाइडेंस का ना होना, प्लस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। अब मुझे पता है मैं बोर हो रही हूँ, तो शायद मैं उठूंगी, मैं या तो अपने किसी फ्रेंड को रीच आउट कर लूंगी, ठीक है, टाइम है, प्रोडक्टिव है, अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाऊंगी, या मैं अच्छा सा कॉफी का कप बनाती कोई अच्छी सी किताब ढूंढ लूंगी। नहीं, मैंने सोचा एक सिगरेट पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इसे ट्राई करके देख लेते हैं। ये 4 फैक्टर्स हमारे अभी नौजवानों में, जो मुझे रिसर्च बेस्ड है, क्योंकि मेरा रिसर्च इसी पर है, कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी डिक्लाइन कर गई है कि आप उन चीज़ों से बचने के लिए देयर इज़ अ वैक्यूम, जिसको मैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का नाम देती हूँ। आपको पता ही नहीं जिंदगी में करना क्या है, किस तरह से करना था, आपकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इतने चल रहे हैं कि आपको उसमें अपने कंफर्ट जोन से निकलने की एफर्ट नहीं करनी है। आपने इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के तौर पे जाना है, कि वक्ती तौर पे एक चीज़ आपको काम डाउन करती है। मैं अक्सर घरों में देखती हूँ, ये स्टार्ट घरों से ही होता है, जैसे जहाँ पर ज़रा सा स्ट्रेस हुआ, हम एक सिगरेट पी कर आते हैं। तो मैं अक्सर मेरे ड्रग रिहैब सेंटर में कभी ऐसी सिचुएशन होती है, तो मैं कहती हूँ कि इस तरह तो ख़वातीन को चेन स्मोकर होना चाहिए था, जितना घर में स्ट्रेस मिलता है, तो वो तो हर वक्त स्मोकिंग करती रहे ना। अगर एक सिगरेट आपका स्ट्रेस दूर कर सकता है, नहीं दूर करता। आपने अपने आप को ग्रेटिफाई कैसे किया, फिर वो आदत रीइंफोर्स हो गई, फिर डेफिनेटली इट्स एन एडिक्शन, ठीक है। और एडिक्शन जो है, ये ना कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, लेकिन ये एक हैबिट है जो ओवर द टाइम डेवलप हुई है, एंड देन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर। लेकिन उसके फैक्टर्स यही हैं, पीयर प्रेशर, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, और लैक ऑफ अवेयरनेस। I think there's so much to cover in this domain and some other topics. हमने depression पे बात करनी है, overthinking is बड़ा major factor है, but I think we'll have part 2 of this podcast very soon, and हम उसके अंदर इस चीज़ों को share करेंगे. So thank you so much for showing up. Thank you so much. And we'd love to see you again. Thank you.